तासुरात हमेशा इंसान को अंदरूनी तौर पर पुरसुकून रखते हैं। चेहरे के तासुरात आपके अंदर की कहानी सुना रहे होते हैं और इन पर काबू पाना एक मुश्किल काम है। कहा जाता है कि अमीर शख्स वो है जो मामूली बातों पर खुश होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा वास्ता अपने जैसे इंसानों से ही पड़ता है। लोगों के साथ अखलाक और खुशी के साथ मिलने से आपकी शख्सियत में निखार पैदा होता और इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब दूसरों के सामने आपकी मिसाल पेश करते हैं। दूसरी तरफ एक बदमिजाज और बदअखलाक आदमी के साथ मिलने से लोग घबराते हैं और ये सबसे बुरी बात है कि कोई भी शख्स महज आपसे मिलना सिर्फ इस वजह से तर्क कर दे क्योंकि आप गुस्से वाले हैं। और आखिरी बात, जो काम खुश मिजाजी से हो सकते हैं तो उन पर गुस्सा ही क्यों करना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ दुआ जमील और मेरे साथ मौजूद हैं जमील सुखेरा। लेकिन आप हंस क्यों रहे हैं? मैं मुसलसल आज का दिन मुस्कुराना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया लोगों को कि खुश रहना सीखे, ये एक अच्छी आदत है। जितना आप खुश रहेंगे आपकी जिंदगी पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके दिन पर बहुत अच्छे असरात होंगे। और मैं खुशी से निहाल हो रही हूँ कि जमील इतनी खूबसूरत बात से आज के शो का आगाज कर रहे हैं कि खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपके अंदर सुकून है, आपके फेस एक्सप्रेशन खूबसूरत है, आपके इर्द गिर्द लोग आपको देखकर खुशी महसूस करेंगे। तो जाहिर है जब हम बाहर निकलते हैं एक बात और याद आ रही है, तो बहुत से लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। क्या बात याद आ रही है? एक बात मुझे और याद आ रही है कि शायद सबसे अमीर तरीन शख्स वो है जो मामूली बातों पर भी। तो इसका मतलब मैं अमीर तरीन लड़की हूँ। मैं अपनी बात करना चाह रहा था। मामूली बातों को भी फील नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मामूली बातों को बिल्कुल बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत हसीन है। जितनी भी है उसको हंसी खुशी गुजारना चाहिए। तो जनाब ये है आज की अच्छी बात। इससे हुआ हमारे आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज। अब बढ़ेंगे हम बाकायदा अपनी इंफॉर्मेशन जो हम आपसे शेयर करते हैं मुख्तलिफ खबरों की सूरत में। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया जमील, आज 14 फरवरी है और कोई गिफ्ट मुझे आज नहीं मिला। गिफ्ट क्या? 14 फरवरी क्या मतलब आज इतना बड़ा दिन है, वैलेंटाइंस डे है आज। क्या आज वैलेंटाइंस डे है? Yes. लेकिन ये बड़ा दिन नहीं है। बड़ा दिन पता है क्या है आज? ये गिफ्ट गोल करने के चक्कर में क्या बड़ा दिन है? आज का बड़ा दिन ये है कि PSL स्टार्ट हो रहा है। वैलेंटाइन से बड़ा दिन है ये। लेकिन मेरे लिए वो बड़ा दिन है। दुबई चलते हैं नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि आज से PSL की बाकायदा आगाज हो रहा है। आज की जो रंगारंग तकरीब होगी, हमारे नाज़रीन ने सुना कि कौन कौन से स्टार्स होंगे जो अपनी परफॉर्मेंस भी देंगे। अच्छा, कुछ चेंजेस भी आई हैं टीम में, है ना? मुझे लगा कह रहे हैं कि चेंजेस आई हैं और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, यानी आप उस टीम का हिस्सा हो गए। मैं जानना चाहती हूँ आप कौन सी टीम में? मुल्तान सुल्तान में, कराची किंग्स में, लाहौर कलंदर में? मैं सिर्फ अपनी घर की टीम का हिस्सा। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, चेंजेस बताओ कौन सी? यस, मुदस्सिर खुशनूद दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मालूम कर लेते हैं क्या तब्दीलियां की गई हैं इस वक्त PSL 4 एडिशन। मुदस्सिर खुशनूद, खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमारे देखने वालों को अपडेट कीजिएगा, PSL इस दफा कितनी टीम्स शामिल हैं, कितने मैचेस होंगे और क्या क्या देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जो PSL 4 है उसमें एक ही तब्दीली, सबसे बड़ी तब्दीली है, वो है मुल्तान सुल्तान की सूरत में। और क्योंकि PSL 4 में पहले पांच टीमें हुआ करती थी और इस दफ़ा जो PSL 4 है उसमें 6 टीमें हैं और जो छठी टीम है जो मुल्तान सुल्तान, वो एक खूबसूरत इजाफा है PSL में। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो शौकीन क्रिकेट हैं, स्पेशली ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में जो शौकीन क्रिकेट हैं, उनका इंतजार भी आज खत्म हो रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग PSL 4 आज जो उसका आगाज हो रहा है बाकायदा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और हम इंशाल्लाह दुबई से आपको रंगारंग जो तकरीब हो रही है, स्पेशली जो फनकार। अच्छा मुदस्सिर, ये भी बताइए, रंगारंग तकरीबात तो हम देखेंगे ही, लेकिन इस तकरीब में क्या क्या होगा, क्या रंग होंगे, कौन कौन से स्टार्स आएंगे, क्या परफॉर्मेंसेस होंगी? जी बिल्कुल, इसमें जो तकरीब होंगी उसमें सबसे बड़ी जो वो न्यूज़ वो यही है कि इंटरनेशनल जो रैपर और सिंगर हैं पिटबुल, वो अपने फन का मुजाहरा करेंगे। उनको सुनने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो फॉरनर यहाँ पे यूएई के अंदर रहते हैं वो भी बड़े बेताबी से इंतजार करें। और मेरे ख्याल में उनके आने से जो क्रिकेट का जो PSL का रंग है वो दुगना हो रहा है। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है यहाँ पे यूएई के अंदर स्पेशली रहती है, वो अपने पाकिस्तानी जो फनकार हैं जिसमें जुनून है,
अली अजमत हैं, आयमा बेग हैं और बाकी जो दीगर फनकार हैं, उनको सुनने के लिए भी बेताब है। उनका फन का मुजाहरा देखने के लिए भी लोग यहाँ पे बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तो मुदस्सिर, अब बड़ी टीम में बड़ी बड़ी तब्दीलियां क्या की गई हैं? अभी कैप्टन वही हैं जैसे लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिसबाहुल हक थे, और ये भी बताइएगा लाला इस दफा कहां से खेल रहे हैं? पहले पेशावर ज़ल्मी में थे, फिर कराची किंग्स में, अब उनके क्या प्लान्स हैं? लाला घूम के वो चले गए जी, मुल्तान सुल्तान में चले गए हैं और मुल्तान सुल्तान की इस वक्त वो नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान है वो शोएब मलिक हैं और लाला ने भी वो छलांग लगा दी है मुल्तान सुल्तान में। ठीक है, ये थोड़ी चेंजिंग्स भी हुई हैं इसमें। तो मुदस्सिर, आप जिस तरह बता रहे थे ना कि पिटबुल आज की परफॉर्मेंस जो होंगी उसका हिस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने माजरत की है ट्विटर पर। पहले उनका प्लान था, लेकिन अब वो शायद पीएसएल की इस तकरीब का हिस्सा नहीं होंगे। तो हमारे नाजरीन जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि वो पिटबुल की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो अब वो उससे महरूम रहेंगे। लेकिन पाकिस्तानी स्टार्स वहां पर होंगे। मुदस्सिर जिस तरह हमें बता रहे हैं, मुदस्सिर टाइमिंग्स भी किस टाइम पे होगी ये तकरीब, और ये जो परफॉर्मेंसेस होगी उसके बाद बाकायदा आगाज, क्रिकेट का शेड्यूल, ये सब भी बताइए। जी बिल्कुल, इसमें जो बाकायदा शेड्यूल ये है कि तकरीबन 8 बजे जो दुबई टाइम और पाकिस्तानी टाइम उस वक्त 9 बज रहे होंगे। उस वक्त तकरीब जो ओपनिंग सेरेमनी है वो उस वक्त शुरू होगी, दुबई टाइम 8 बजे और पाकिस्तानी टाइम 9 बजे। जबकि जो मैचेस हैं वो यूएई के टाइम के मुताबिक तकरीबन 10 बजे पहला मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है मुदस्सिर, मुझे जल्दी से बता दें दुबई में कितने मैचेस होंगे, कराची में और लाहौर में हम मौजूद हैं ताकि हम देखने जा सकें, यहाँ कितने मैचेस होंगे? जी इस वक्त जो पाकिस्तान में स्पेशली बताता हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान में इस दफा जो मैचेस रखे गए हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सूरत हाल होगी। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह के इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। जो विजिटर्स हैं वो वहाँ पे टूरिस्ट पाकिस्तान में काफ़ी लोग, इस वक्त नई हुकूमत भी आ गई, आपको पता है तब्दीली है, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी वहाँ पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। तो 8 मैचेस जो हैं वो लाहौर में और फाइनल आपको पता है दुबई में भी है। अच्छा, ये भी कहिएगा मुदस्सिर कि आप जा रहे हैं आज का मैच देखने, ये और तकरीब। हाँ एग्जैक्टली, वो तो कह रहे हैं ना, हम दिखाएंगे आपको। मैच देखेंगे आप? जी बिल्कुल, बड़ी सख्ती से आर्डर है जी आपस में 92 न्यूज़ के आपस में बड़ी सख्ती से आर्डर है कि इसको कवर करना है मैचेस को। तो हमारी टीम यहाँ पे क्रिकेट का आपको शौक नहीं और खासतौर पर पीएसएल का शौक नहीं, ऑर्डर है, काम है, ड्यूटी समझ के करेंगे आप। सारी हमें अपने जो नाजरीन है हमें उनको भी दिखाना है, तो हम मैच से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने नाजरीन को जो है वो उसकी ज्यादा से ज्यादा अपडेट दें, ताकि वो 92 न्यूज़ जिस तरह वो बड़े शौक से नाजरीन देखते हैं, तो हम उनको उन तक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सीधे आदमी हैं, आपने जी का बड़े सख्ती से ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर्स के साथ साथ हम ये शौक भी तो होता है ना कि हम 92 के देखने वालों के लिए हर चीज कवर करेंगे, खासतौर पर पीएसएल की जहां तक बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों की तरफ रुख करेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम उन लोगों को भी शामिल करें जिनके मसाइल मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में, और बहुत से बड़े बड़े ऐसे मसले हैं जो नज़रों से ओझल हो जाते हैं। हम बात करेंगे लाहौर की, हम बात करेंगे कराची की, हम बात करेंगे कोयटा की, और हम बात करेंगे पेशावर की। और कैसे बात करेंगे ये आप बिल्कुल, वो हमने ये प्लान किया है कि जिस तरह बड़े शहर हैं, बड़े शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में क्या मसाइल हैं शहरियों के, मोहल्ले से लेकर बड़ी सोसाइटीज तक, इन बड़े शहरों के लोग, इन बड़े शहरों के जो शहरी हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इसी पर अब हम बात करते हैं। लाहौर से सुहेब शाहिद हैं, कराची से मोहम्मद सलमान हैं, कोयटा से हमारे साथ बुशरा कमर हैं, और पेशावर से जिशान काका खेल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, और मसाइल पर हम इनसे बात करते हैं। कोयटा का रुख करते हैं जी। ठीक है, कोयटा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और उनसे हम जानते हैं कि कोयटा के शहरियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। तो बुशरा बताइए, कोयटा के कौन से इलाके में आप मौजूद हैं और इस इलाके के क्या बड़े मसाइल हैं?
जिस वक्त मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की दुआओं के बाद जो है वो एक वाहिद ट्रामा सेंटर बलूचिस्तान का वो तो कायम कर दिया गया। यहाँ पर जदीद मशीनरी भी रखी गई, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर जो दीगर सहूलियात हैं उनका काफ़ी फुकदान रहा। सानहा 8 अगस्त पेश आया जब ये ट्रामा सेंटर तामीर हो रहा था, उसमें ताख़ीर थी, काफ़ी बड़ी तादाद में वकला जो है उनकी जानें ज़ाया हो गई, जिसके बाद जो है इस ट्रामा सेंटर की तामीर में जल्दी की गई और इसको जल्द से जल्द तामीर किया गया। लेकिन हमने ये देखा कि ट्रामा सेंटर बन गया, यहाँ पे डॉक्टर्स भी अपॉइंट कर दिए गए, सहूलियात भी पहुँचा दी गई, लेकिन फिर भी जो है ये लोगों को उस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ फराम नहीं कर रहा था जिस तरह से करना चाहिए। और अब सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ट्रामा सेंटर के जो इंचार्ज हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं, वो जनरल न्यूरोसर्जन भी हैं, वो तो उनकी चुप खलिश जो है वो दीगर सीनियर डॉक्टर्स के साथ है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं उनके इस रवैये से तंग आकर ट्रामा सेंटर नहीं आते हैं। और यहाँ पर जब कोई इंतहाई सीरियस मरीज़ लाया जाता है किसी भी हादसे की सूरत में, डॉक्टर्स ना होने की वजह से उसकी जान जो है वो ज़ाया हो जाती है। हमने पिछले 1 हफ्ते के दौरान देखा कि 3 इस तरह से जो पेशेंट हैं जो इंतहाई सीरियस कंडीशन में यहाँ लाए गए, उन तमाम तीनों जो पेशेंट्स थे उनकी जानें यहाँ पर ज़ाया हो गई। ख़ासतौर पर एक नन्ही सी बच्ची जो है 8 साल की, वो यहाँ पर एक ट्रैफिक हादसे की सूरत में लाई गई। बच्ची तड़पती रही, लेकिन हमने ये देखा कि बार बार जो यहाँ पर मौजूद जो अमला था, जो यहाँ पर नर्सेस थे, पैरामेडिक्स थे, जो कमर, ये जो आप बता रही हैं कि मरीजों को इतनी मुश्किलात का सामना है, इनकी चपलिश की वजह क्या है डॉक्टर्स की, और किसी सीनियर ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया? मरीजों की क्या मुश्किलात हैं? जिस तरह आप बता रही हैं बड़ा सीवियर प्रॉब्लम है ये, तो चपलिश की वजह क्या है? जी, यहाँ पर जो जनरल न्यूरो सर्जन हैं और इंचार्ज हैं ट्रॉमा सेंटर के, वो जो है डॉक्टर के साथ उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई सीनियर डॉक्टर किसी भी मरीज़ को कोई भी दवा लिख कर देता है उसकी फ़ाइल पर, तो जब भी जनरल जो न्यूरो सर्जन हैं वो यहाँ आते हैं, उनकी दवाइयाँ काट देते हैं और अपनी तरफ से जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उसकी फ़ाइल में लिख दी जाती हैं, जिसके बाद जो वहाँ पर वार्ड के अंदर कोई भी नर्स मौजूद हो, पैरामेडिक मौजूद हो या फिर जो है जूनियर डॉक्टर मौजूद हो, तो वो इसी कशमकश में रहता है कि वो जो है उस डॉक्टर की बात माने या जो ये जनरल न्यूरो सर्जन है उसकी बात माने। तो इस सारी बुशरा इसकी वजह क्या है? डॉक्टर हैं वो देखते हैं कि जब उनकी बात नहीं मानी जा रही। ठीक है, लेकिन इसकी वजह भी बताइए, क्यों ऐसा किया जा रहा है? जी, यहाँ पर जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनका ये कहना है कि जी यहाँ पर जो जितने भी डॉक्टर्स रखे गए हैं उनका इल्ज़ाम है, वही इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनकी डिग्रीज जो है सही नहीं है, वो सही तरह से फैसिलिटेट नहीं करते हैं, जबकि जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर डिग्री लेकर यहाँ पर आए, हमें हुकूमत की जानिब से अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपनी जो सहूलियात हैं वो फराम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जो है हमारे जनरल न्यूरो सर्जन और इंचार्ज जो हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। आपस में इनकी जो लड़ाई है वो इस तरह से जारी है। जो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स हैं जब वो इस तरह का रवैया देखते हैं कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो इस तरह का रवैया उनके साथ इख्तियार कर रहे हैं, तो वो अपने फिर प्राइवेट क्लिनिक्स की जानिब रुख कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। मरीज जो है वो बेयारो मददगार यहाँ पड़े रहते हैं, वो रहमो करम पर होते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जो जूनियर स्टाफ है वही उनको डील करता रहे, जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार यही मौक़िफ़ आ रहा है कि वो जो यहाँ पर सेहत की सहूलियात हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कमर, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा से आप हमें अपडेट कर रही थी, ट्रॉमा सेंटर के हालात आप हमारे से शेयर कर रही थी कि किस तरह डॉक्टर्स की आपस की चपकलिश से मरीजों को सफर करना पड़ रहा है, उनके इलाज मुआवजे में कितनी मुश्किलात आ रही हैं। पेशावर का आप रुख करते हैं, ज़ीशान काका खेल से हम बात करते हैं। ज़ीशान, बताइए आप पेशावर के कौन से इलाके में हैं और यहाँ के बड़े मसाइल क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पर जो है 10 साल कबल एक मशीन लिया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो जानवर या परिंदे मर जाते हैं तो उसको खुले आसमान तले फेंकने के बजाय उसमें जलाया जाता था, और उस मकसद ये था कि जो बीमारियां फैलती है या जो एनवायरनमेंट इससे डिस्टर्ब होता है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन मसला ये है कि 5 साल गुजर गए, लेकिन ये मशीनें जो है कबाड़ा में तब्दील हो गई और स्टोर रूम में तब्दील हो गई और इसको ज़ेर इस्तेमाल नहीं लाया जा रहा। मशीन जो है 3 मशीनें थी, 2 जो है पिशावर लाइफ स्टॉक ऑफिस में रखे गए थे और एक जो है एबटाबाद में रखा गया था, लेकिन मामूली मुरम्मत न होने के बायस या जो है गफलत के बायस जो है ये मशीन खराब हो गई है, और इसका मसला जो है ये पैदा हो गया है कि जो जानवर मर जाते हैं, सालाना रिपोर्ट के मुताबिक छोटे जानवर में जो है 20 मिलियन में से जो है 20% जानवर मरते हैं, और इसी तरह बड़े जानवरों में 8 मिलियन जानवरों में जो है वो ज़ीशान काका खेल, ये जो आप बता रहे हैं गफलत और मशीनों की मुरम्मत न होने की वजह से इतना सीरियस इशू बन गया पेशावर में, तो महकमा लाइफ स्टॉक का कोई मौक़िफ़ सामने आया? क्यों
क्यों मुरम्मत नहीं हो सकी इन मशीनों की? अगर मौजूद है एक इक्विपमेंट तो उसको क्यों ठीक नहीं किया जा सका? देखिए, जब इस मामले पर हमारी बात हुई महकमा लाइफस्टॉक के डायरेक्टर जनरल मिर्जा अली खान का, तो उन्होंने कहा कि गैस का प्रेशर कम है, जो कि पाकिस्तान में गैस का बहरान है, तो यही वजह है कि इसको हाई प्रेशर चाहिए गैस का। गैस न होने के बायस जो है इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, और यही वजह है कि या तो जानवर को खुले आसमान तले फेंका जा रहा है या एक बड़ा कड़ा को जो है इसके अंदर डाला जा रहा है। लेकिन हमारी जब डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि जानवर को खुले आसमान तले फेंकने से या जो है गड्ढे में डालने से जो है मुख्तलिफ खतरनाक अमराज फैलते हैं, जिसमें एंथ्रेक्स उन्होंने बताया, इस तरह टीबी हो गई। और लेकिन जिशान, अगर महकमा लाइफस्टॉक ने ये रीजन दी है कि गैस प्रेशर कम है इसलिए हम इन मशीनों को यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो मशीनें जो 10-10 साल से खराब पड़ी हैं, इस पर क्या मौकिफ अपनाया उन्होंने? देखिए, यही वो बात कर रहे हैं कि ये मशीनें जो है फंक्शनल है और इसको हम इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब जो है गैस का मसला पैदा हो गया और इस वजह से जो है इस मशीनों से काम नहीं लिया जा रहा। तो ये एक बड़ी गफलत है, क्योंकि गैस का प्रेशर का बहाना बनाकर इतनी बड़ी जो है गफलत बरतती जा रही है, लेकिन जो है उन्होंने इसके लिए कोई इकदाम नहीं किया गया है। इस जानवरों को जो है खुले आसमान तले फेंका जाता है। आप दुरुस्त आपने ये मसला पॉइंट आउट किया, और यकीनन इस वक्त जो पेशावर के शहरी हमें देख रहे हैं वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महकमाना गफलत की वजह से किस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं, सुहेब शाहिद हमारे साथ हैं। सुहेब, आप हमें क्या अपडेट कर रहे हैं, किस इलाके में मौजूद हैं, क्या मसला है वहां पर? जी बिल्कुल दुआ, जैसे कि आपको पता है कि मौसम सरमा के साथ ही गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। आज का अलावा पंजाब भर में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी ये बहरान जो है वो शदीद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गैस बहरान की जो वजह बताई जा रही है कि पीर वाले दिन जो गैस दरामद की गई थी दूसरे ममालिक से, उनके जहाज़ जो है वो कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होने थे, लेकिन वो जहाज़ जो है वो कैप्टन ने तेज़ हवाओं की वजह वो लंगर अंदाज करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से 3 रोज तक तो है वो सनती इंडस्ट्री जो है, इसके अलावा नॉन जीरो रेटेड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और इसके अलावा जो CNG है उनको गैस की सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। इसके अलावा ठीक है सुहेब, जिस तरह आप गैस की लोड शेडिंग, गैस बंदिश और गैस की कमी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये मामला वाकई हम भी कई दिनों से उठा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो आपने कराची का जिक्र किया कि जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सके, ये भी हमने 2 दिन पहले एक इशू उठाया था, एक्सक्लूसिवली इसको हमने कवर किया था। ठीक है, अभी हम रुख करते हैं कराची का, और कराची से हमारे साथ हैं मोहम्मद सान, उनसे बात करते हैं। सलमान, बताइएगा कराची के कौन से इलाके में हैं आप, और यहाँ इस इलाके के क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद के इलाके में, और अगर बात की जाए कि क्या इस इलाके की पोजीशन है, तो शहर कचरा एक बार फिर। वाटर कमीशन ने काम किया, तकरीबन 1 से 1.5 साल वाटर कमीशन रहा। जब वाटर कमीशन ने लोगों को तलब किया और जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट और DMCs के हुक्काम को सफाई सुथराई के हवाले से तलब किया था, तो कुछ बेहतरी शहर में देखी गई थी। लेकिन अब दोबारा वाटर कमीशन खत्म हुआ, उसकी समाअत खत्म हुई, लेकिन एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि शहर की अहम शाहराएं जो है वहां पर ही तमाम तर जोर है सफाई सुथराई का, लेकिन जो अंदरूनी गलियां हैं या अंदरूनी इलाका है वहां का बुरा हाल है। नाज़िमाबाद के इलाके में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितनी देर से मैं मौजूद हूँ तो मेरा खड़ा होना महाल है। यहाँ के लोग कैसे गुजारा करते होंगे ये कुछ कहना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सरकारी स्कूल भी है, जिसमें छोटे मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं। उसकी दीवार सलमान, बहुत शुक्रिया। कराची का ये बहुत आम मसला है, और मैं कहूँगा कि कई सालों से जो है वो मीडिया इसकी आवाज़ भी उठा रहा है, लेकिन शायद इंतज़ामिया के कानों पर जून तक नहीं रेंगती, ये कहना गलत नहीं होगा। तो सलमान, ज़िशान, बुशरा और शुहेब, आप चारों का बहुत शुक्रिया। बड़े शहर, बड़ी खबरें और बड़े मसाइल आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो अभी एक ब्रेक लेंगे। जी हाँ, अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे आज की एक्सक्लूसिव जो स्टोरीज हैं 92 न्यूज पर, जो कि सुहेल भट्टी साहब हमें ज्वाइन करते हैं उस सेगमेंट में। वो क्या होंगी ये आप जान सकेंगे ब्रेक के बाद। तो देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे ट्यून्ड।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हमारा सेगमेंट है एक्सक्लूसिव स्टोरीज का। नुमाइंदा खसूसी से इस्लामाबाद की खास खबरों पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक जेन में, मैंने वैसे ये टाइम तो नहीं है बट मेरे जेन में ये ख्याल आ रहा था कि हमें इंश्योरेंस करानी चाहिए। आप इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाते? वाकई ये टाइम नहीं है, ये कोई घर की बातें तुम मुझे रात शाम मेरे जेन में आ गई ये बात, इसलिए आपसे कह रही हूं। देखो मैं ना एक जाली एजेंट से बहुत डरता हूँ, ठीक है, कि वो इंश्योरेंस के नाम पर इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि जाली एजेंट्स जो हैं वो पैसे बटोर लेते हैं, ठीक है, और फिर आपको कुछ पे बैक नहीं मिलता। तो इन जाली एजेंट्स के होते हुए जो आप कह रहे हैं, तो उस सूरत में लोग इंश्योरेंस तो करवाते ही होंगे। करवाते हैं, लेकिन इन जाली एजेंट से बचा किस तरह जाए, या एक बड़ा स्कैंडल है, कार्रवाई क्या हुई है। तो सुहेल भट्टी साहब के पास भी इसी से मुताल्लिक एक बड़ी खबर भी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। सुहेल भट्टी साहब, क्या खबर है ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जो खबर है जिसमें जाली एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है? जमील सुखेरा साहब, ये आज की हमारी इस खबर के बाद मेरा ख्याल है कि आप दोनों शायद पॉलिसी करवाने पर शायद तैयार हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सोच समझ के। दूसरा मामला ये है कि हम देखते हैं कि गुज़श्ता 46 सालों से स्टेट लाइफ हम देखते हैं गुज़श्ता 40 सालों से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस शोबे के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का क़याम अमल में आया था, उस वक्त से ही इस इदारे के अंदर कुछ जाली एजेंटों ने भी जगह बना ली थी और गुज़श्ता 40 सालों से ये सिलसिला जारी था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की वो वाहिद ट्रिपल ए रेटेड एजेंसी है जो कि मुल्क भर में कायम 1102 रीजनल दफातर के ज़रिए से पाकिस्तान के न सिर्फ अमीर तबके बल्कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके को भी मुख्तलिफ इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ फराहम करता है। और पाकिस्तान भर की आवाम का इस इंश्योरेंस के इस इदारे के ऊपर एतमाद इसलिए भी आज तक कायम है क्योंकि जितने लोग भी पॉलिसी हासिल करते हैं, ये वाहिद इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी पॉलिसी के ऊपर वफाकी हुकूमत की सॉवरन गारंटी हासिल होती है। तो एक एतमाद के लिहाज से एक बड़ा नाम है। लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती के साथ हमारी दीगर सरकारी कंपनियों के साथ जहां पर माजी के अंदर जहां पर ये इस किस्म की घोस्ट एम्प्लॉयमेंट हुई, जहां पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया गया, आज वो कंपनियां सरकारी खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन चुकी हैं। इसी जानिब बढ़ रही थी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, चूंकि यहाँ पर मौजूद हज़ारों बीमा एजेंट्स सालाना 5 अरब रुपए वो अपनी जेबों में डाल लेते थे। ये वो 5 अरब रुपए थे जिसके बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरी मार्केट का जायजा लेने के बाद, ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ये फाइंडिंग सामने आई कि ये 5 अरब रुपए उन लोगों के जेबों में जा रहे हैं जिनकी कोई। लेकिन भट्टी साहब, ये फाइंडिंग्स तो सामने आ गई, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ कि ये पता चला कि जाली एजेंट्स हैं और ये कार्रवाई करते हैं और फिर पूरी एक फिगर भी सामने आया कि सालाना 5 अरब के लगभग ये रकम है जो इधर उधर कर जाते हैं वो, तो ये मुमकिन कैसे हुआ? जी एग्जैक्टली, वजारत तिजारत के सेक्रेटरी यूनुस ढागा साहब ने गुज़श्ता कई महीनों से उन्होंने इस मामले को फोकस किया, चूँकि वो खुद चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। उनकी सरबराही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की टीम ने, उन्होंने एक भरपूर मेहनत के बाद वो इस मामले की तह तक पहुँचे और इस वक्त तकरीबन 15,000 से ज़ायद जाली एजेंटों को फारिग किया जा चुका है। वो 5 अरब रुपए जो वो कुछ किए बगैर उनकी जेबों में जाते थे, अब ये रकम रवा माली साल के दौरान इसका 50% बेनिफिट मुल्क भर के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको पहुंचेगा। और उसके साथ साथ ये इकदाम उस वक्त किया गया है जब बोर्ड ने एक नई पॉलिसी वज़ा की कि अब हम न सिर्फ जो जाली एजेंट हैं उनको ख़त्म करेंगे बल्कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। चूँकि हम देखते हैं कि इस वक्त जो 58 लाख इसके इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर हैं और 3 करोड़ से ज़ायद इसके ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जिन्हें लाइफ, हेल्थ और पेंशन बिजनेस की पॉलिसी प्रोवाइड की गई है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ये आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो जाली बीमा एजेंट से बचने वाली रकम है जो आप कह रहे हैं बेनिफिट्स होल्डर को जाएंगे, अब ये रकम क्या होल्डर में तकसीम होगी और कब होगी? जी एग्जैक्टली, अगर हम बात करें रवा माली साल के दौरान तो तकरीबन 2.5 मेरे अंदाजे के मुताबिक 2.5 अरब रुपए का ये बेनिफिट रवा माली साल के दौरान पहुंचेगा और आइंदा माली साल के दौरान पूरे 5 अरब रुपए ये पॉलिसी होल्डर्स को पहुंचेगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो अपना बोनस और मुनाफा 97.5% अपने शेयर होल्डर, अपने पॉलिसी होल्डर में तकसीम करती है, कोई दूसरी कंपनी ये फराम नहीं करती। अच्छा, एक बड़ा सवाल हमने ये किया मुतलका हुकाम से कि आपने सैकड़ों हजारों आपने जाली बीमा एजेंटों को फारिग कर दिया तो बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से इनकम तो मिल रही थी। तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह फैसला किया कि जाली एजेंटों को फारिग किया गया है
और उसके साथ साथ रोजगार में इजाफे के लिए एक बड़ी स्कीम मुतारिफ करवाई गई, जिसके नतीजे में 55,000 नए अफराद को भर्ती करने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर हम बात करें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की 50,000 भर्ती किए जाएंगे। ठीक है सोहेल भट्टी साहब, ये तो बड़ा अच्छा फैसला भी है और बड़ा अच्छा ये उन्होंने क्रैकडाउन भी किया कि इतनी बड़ी रकम भी पकड़ ली, जाली एजेंट्स को भी निकाला, लेकिन फिर भी जो बेरोजगार होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा वो प्लान भी दे दिया। तो नेक्स्ट खबर क्या है सोहेल भट्टी साहब? रूस और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन से मुतालिक है ये खबर, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या शेयर करेंगे? इस दूसरी खबर की जाने बढ़ने से पहले आखिरी पॉइंट में कंक्लूड करूंगा। गुज़श्ता सालों के दौरान इन जाली बीमा एजेंटों के पॉकेट में 60 अरब रुपए से जायद की रकम गई है, जिसका पीएससी ने ऑडिट का भी हुक्म दे दिया है। अगली हमारे पास ये बड़ी स्टोरी है कि हम 6 फरवरी को यहाँ पर हमने देखा कि वजारत तवानाई के मातहत कंपनी इंटरस्टेट गैस सिस्टम के मबैन और रशिया की सरकारी कंपनी गैसप्रोम, जो दुनिया की एक लीडिंग कंपनी है गैस के शोबे के हवाले से, उसके मबैन कहा गया एक सरकारी एलामी के जरिए कि एक एग्रीमेंट हो गया है, जिसके जरिए से रशिया 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके अंदर एक ऑफशोर यानी कि समंदर के अंदर एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे पाकिस्तान को भी गैस मिल सकेगी और इंडिया को भी रशिया गैस फराहम करेगा, और उसके साथ अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज के लिए प्रोजेक्ट तमीर किया जाएगा और एक और पाकिस्तान के अंदर पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। कुछ सरकारी दस्तावेज हमें मसूल हुई हैं हैरानकुन तौर के ऊपर। वजारत खारजा के जो उनके डायरेक्टर जनरल हैं यूरोप 2, उन्होंने खत लिखा वजारत तवानाई को और उन्होंने रशिया की इस कंपनी को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इस तकरीब की इजाज़त देने से इनकार किया, इसकी मुखालफत कर दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वजारत तवानाई के कुछ लोग ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मौजूदगी में ये 10 अरब डॉलर का मुआहदा होना चाहिए, लेकिन वजारत खारजा ने इस बात की भी मुखालफत की और हमने देखा कि फिर ना ये तकरीब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हुई और ना ही प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्यों हुआ भट्टी साहब, ऐसा क्यों हुआ? तकरीब रखने की इजाजत क्यों ना दी गई? इतना अहम मसला, इतनी बड़ी सरमायाकारी, तो ऐसा रवैया क्यों रखा गया? एग्जैक्टली ऐसा इसलिए हुआ कि इंटरस्टेट गैस सिस्टम और वजारत तवानाई के कुछ हुकाम ने न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, बल्कि मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को भी मिसलीड किया गया है। बेसिकली ये 10 अरब डॉलर का मुआहिदा नहीं हुआ, ये सिर्फ MOU है जो जिसे हम मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए और इसके तहत वो एक फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, मजीद अपना काम करेंगे। और इंपॉर्टेंट ये है जो हम अंदर की खबर लाए हैं, इस हवाले से गैसप्रोम के कोई बड़ा कंपनी का सरबराह पाकिस्तान नहीं पहुंचा था, बल्कि गैसप्रोम की कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी के डिप्टी चेयरमैन आए थे इस MOU के ऊपर दस्तखत करने के लिए। उन्होंने दस्तखत किए, वजारत तवानाई के कुछ हुकाम ने उनसे इसरार किया कि आप बताएं कि कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। उन्होंने कहा कि अभी हमने इन्वेस्टमेंट का कोई फाइनल प्लान नहीं बनाया, अभी तो हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। तो उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि इसकी मालियत कितनी होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 10 अरब डॉलर की इसकी मालियत हो सकती है। तो वजारत तवानाई ने उजलत का मुजाहरा करते हुए, पॉइंट स्कोरिंग करते हुए उन्होंने कहा जी 10 अरब डॉलर का एग्रीमेंट हो गया। दर हकीकत ऐसा नहीं हुआ और हमारी इत्तला के मुताबिक रशियन कंपनी गैसप्रोम के मैनेजमेंट कमेटी की डिप्टी चेयरमैन ने भी पाकिस्तान से वो नहीं गए थे, उन्हें रशिया से कॉल मसूल हुई और उनसे ये एक्सप्लेनेशन तलब की गई कि किस तरीके के साथ आपने ये अनाउंसमेंट की है कि आपने 10 अरब डॉलर का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तो उनके लिए बहुत बड़ी सुबकी का बाइस बना। मुआहिदा नहीं हुआ, मतलब ये मुआहिदा नहीं हुआ, MOU पर साइन किए गए हैं। अभी वो कमेटी आई थी और वो अभी इस पर वर्किंग करेगी। सोहेल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप 2 एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद थे। मसला नहीं है, मर्दों का भी है। तो क्या आपको लगता है कि आपका भी ये प्रॉब्लम है, एक्नी या रंग गोरा करने वाली क्रीम तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? कोर्स जाना है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ है। ओके, ये तो आपने जादू कर दिया है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं और डॉक्टर उर्मिला डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का ये बड़ा अहम मामला है खवातीन के चेहरे पर एक्नी और मेकअप के हवाले से। और देखिए, मुझे सवाल करना चाहिए, खुशामदीद कहेंगे आपको डॉक्टर उर्मिला। ये हम मेकअप इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है आपको पता है खवातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है, किसी भी जगह जाना है, कोई इवेंट है तो मेकअप की कोई ना कोई चीज, ब्लश ऑन, बेस, ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कमरे से बाहर भी आना तो मेकअप चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है?
आप लोगों ने जो रिपोर्ट अभी शो की है वो बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपने दिखाई है और उसमें मेजर जो आपने चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं। डेफिनेटली जो ओवर द काउंटर चीज़ें मिलती हैं, लोग समझते हैं कि उनके इस्तेमाल से हमें फ़ौरन से कोई मैजिक हो जाएगा और हम लोग सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है। और मेकअप अगर आप थोड़ा भी इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली अगर उसको आप प्रॉपरली अपने चेहरे से रिमूव नहीं करेंगे तो वो कोई ना कोई बुरा असर आपके चेहरे पे छोड़ के जाएगा। सबसे पहली तो बात ये है कि बहुत जो यंग बच्चे हैं आजकल के, यंग लड़कियाँ स्कूल कॉलेज जाने वाली, उनके अंदर भी ये ट्रेंड है कि वो बहुत ज़्यादा आजकल हल्का सा कोई ना कोई फेस के ऊपर चीज़ लगाते हैं जिसको वो लोग बीबी क्रीम का नाम दे देते हैं या सन ब्लॉक का नाम दे देते हैं या बेस का नाम दे देते हैं। तो उसकी वजह से उनके चेहरों पे एक्नी निकलने लग जाती है। एक्चुअली वो उम्र भी एक्नी की होती है, लेकिन क्योंकि उनकी चेहरे की वो प्रॉपर्ली हिफाजत नहीं कर रहे, क्लिनजिंग नहीं कर रहे, केयरलेस होते हैं और ऊपर से कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ बहुत कॉमन हो गया है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लेयर्ड अप किस्म की एक्नी निकलने लग जाती है। इसी तरह ख़वातीन में भी देखने में आया कि कोई भी शादी ब्याह का मौका है, अगर उन्होंने पार्लर से मेकअप करवा लिया या ख़ुद भी 2-3 दिन लगातार मेकअप कर लिया तो उनको एकदम से बहुत सिवियर किस्म की एक्नी निकल आएगी या छोटी सी एलर्जी की तरह की चीज़ चेहरे पे निकलने लग जाएगी। तो डेफिनेटली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ख़ुद से इलाज ना किया जाए, डॉक्टर को दिखा लिया जाए। जिस तरह अभी मुझे आपके पास आना पड़ा, आपको कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। सो द थिंग इज कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, यही मसला हुआ मेरे साथ भी और मुझे भी एक एक्नी से बहुत ज़्यादा इशू है, तो बड़ी इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं। आप अच्छा, एक एक्नी से। ओके डॉक्टर साहिबा, मुझे ये भी बताएं कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं मुंह पे कि अच्छा ये एक एक्नी हो गया तो अब इसको मैं कैसे करूं, या मुख्तलिफ मतलब लाइक आप कभी ना कभी लगे रहते हैं कि अब मुझे ये मसला हो गया, तो ये क्या ऐसा भी है कि आपको डिफरेंट जो तजर्बे हैं वो मुंह पे करते रहने चाहिए या इससे बचा जाए? बिल्कुल भी नहीं, तजर्बात तो नहीं करने चाहिए। मैं आपको छोटी सी कुछ टिप्स बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बहुत माइल्ड एक्नी है, बहुत ही मामूली सी एक्नी है, तो एक अच्छा फेस वॉश जो है वो आपको अच्छी क्लिनजिंग दे देगा, क्लीन कर देगा आपकी स्किन को। मतलब उसमें से जो स्टफ्ड किस्म का वहाँ पे मादा मौजूद होता है स्किन के अंदर, जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बना देता है, और वो फिर बाद में जाके ज़्यादा सिवियर किस्म के दाने, पास वाले जो दाने होते हैं वो देना शुरू कर देता है। अगर तो अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर ली जाए और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं जिसमें एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स मौजूद हों तो वो बहुत हेल्प कर देते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि बहुत माइल्ड एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं टॉपिकल, जो एक्नी के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, उसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे पास आज एक इसी किस्म का एक पेशेंट भी मौजूद है जिसने पहले कुछ डेफिनेटली चीज़ें यूज़ की हैं और उसके बाद एक्नी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो सिंपल प्रोसीजर्स हैं क्लिनजिंग के, जिसमें हाइड्रा फेशियल एक ट्रीटमेंट है, माइक्रोडर्म एब्रेजन एक ट्रीटमेंट है जो कि डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर साहब, ये आप कह रही हैं कि जो पेशेंट आपके साथ मौजूद है, हमने जी अगर दिखा दें तो जी हमने स्टार्ट किया प्रोसीजर। देखिए अगर आप हम लोग इनकी अगर चेहरे पे देख लें, आई डोंट नो आप लोग हमें देख सकते हैं? हम देख रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब ये क्या प्रोसीजर है, ये एक्ने के लिए है, इसको क्या कहते हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर देखा जा सकता है? जी ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके अंदर कोई केमिकल्स एज सच इन्वॉल्व नहीं है, कोई पीलिंग नहीं हो रही, कोई इस प्रोसीजर के बाद आपकी आफ्टर केयर नहीं है कि आपने धूप पे नहीं जाना या आप कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते। ये सिंपल सक्शन होती है इसके अंदर और इसमें डिफरेंट किस्म के सीरम्स होते हैं जिसके अंदर एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं। वो आपकी स्किन में से तमाम जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं और जो ऑयल जमा हुआ है और जो डेड लेयर स्किन की जमी हुई है उसको रिमूव कर लेते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि स्किन ब्रीथ कर सकती है प्रॉपरली। और जो एक्नी का मेन रीज़न है वो यही है कि आपका ऑयल प्रोडक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है और बहुत ज़्यादा लेयर स्किन की जम रही होती हैं और कॉस्मेटिक्स के यूज़ की वजह से वो चीज़ एग्रेवेट हो जाती है। तो इसकी वजह से आप सिंपल एक क्लिनजिंग प्रोसीजर है, बहुत हाइजेनिकली होता है। हर एक शख्स की जो टिप होती है, जो आप ये ब्लू कलर की टिप देख रहे हैं, ये हम लोग यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो एक जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो नेक्स्ट जो भी शख्स आएगा नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए वो अपनी नई स्टरलाइज टिप यूज़ करेगा। इसी तरह पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वन टाइम यूजेज के लिए होता है। मतलब जो एक दफ़ा सीरम आपके चेहरे को लग के चला गया वो दोबारा यूज़ नहीं होगा और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको डैमेज करे। और इट्स गुड फॉर ऑल एज, मतलब
फॉर एवरी एज ग्रुप। अगर कोई बहुत यंग बच्चे आते हैं, लाइक 14, 15, 12 ईयर्स की बच्चियाँ आ रही होती हैं, बच्चे आ रहे होते हैं, उनके भी चेहरे पे एक्ने होती है, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अब इनको एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाना पड़ेगा, बहुत सख्त दवाइयाँ खिलानी पड़ेंगी। तो दिस इज़ आई बिलीव इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर उन बच्चों के लिए विथ लिटिल बिट ऑफ मेडिकेशन जो सिर्फ वो टॉपिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह आपने बताया कि ये किसी भी एज के मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों के लिए आप ये जो प्रोसीजर है ये करवा सकते हैं। चूँकि एक मर्दों का बड़ा ये कंसर्न होता है ना कि इस पे पैसे कितने लगेंगे, अगर हमारी बीवियाँ जाएंगी ये करवाने के लिए, हाइड्रा फेशियल गालिबन आपने इसका नाम बताया, तो इसकी कॉस्ट क्या है, मतलब लाइक और मर्द हजरात भी करवा सकते हैं। अभी आप जो दिखा रही थी वो तो मेल ही थे। बिल्कुल जी, अब मैंने इसीलिए जो सिलेक्ट भी किया है वो एक यंग मेल को ही सिलेक्ट किया है, इसीलिए कि ये जो ट्रेंड है ना, हमारे एक माइंड में एक टैबू है कि शायद मर्द हजरात को अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखना चाहिए या उनको कोई प्रोसीजर नहीं करवाना चाहिए। तो वो ट्रेंड चेंज हो रहा है बिकॉज इट्स अबाउट द स्किन हेल्थ, इट्स नॉट अबाउट ये कोई मेकअप या कोई फैशन से रिलेटेड चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग हेल्दी। जैसे हम लोग सब जिम जाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, हम सब अपने बालों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह अपने चेहरे की जिल्द का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स नहीं है, ये बहुत रीजनेबल प्रोसीजर्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व भी नहीं होती है डॉक्टर की। जी, जिस तरह आप एक सैलून पे जाके अपना फेशियल करवाते हैं, प्रॉब्ली ये वाली चीज़ें आपको कम चार्ज भी करती हैं, जल्दी भी हो जाती हैं और इससे आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है। मतलब ये डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं। इट्स प्रिवेंटिव एज वेल एज इट्स थेरेप्यूटिक। ठीक है, तो हम और भी बहुत सी बातें करते हैं। बहुत से सवाल अभी मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, देख रहे हैं आप सुबह सवेरे पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्मिला, जो कि एक बड़े ही अहम मौजू पर हमसे बात कर रही हैं। और वो अहम मौजू है ख़वातीन, मर्दो, हजरात, बच्चे, बूढ़ों, सबका, और वो है स्किन से रिलेटेड इश्यूज का। डी शेप का एक तो पूछ रहे हैं कि टोनर यूज करने का पूछ रहे हैं, और तीसरा वो हेयर एक्सटेंशन का पूछ रहे हैं कि जो परमानेंट हेयर एक्सटेंशन लगवाई जाती है, क्या वो सही है या नहीं? बिल्कुल ठीक है जी। जी, जो हेयर एक्सटेंशंस की वो बात कर रहे हैं, उसको तो मैं आपको सिंपल जवाब दूंगी कि मेरे ख्याल में तो वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब आप परमानेंटली हेयर एक्सटेंशंस लगवाते हैं तो आपके बाल के साथ वो एक ग्लू टाइप का मटेरियल होता है, उसके साथ वो आपके बालों के साथ उसको जो एक्सटेंशन होती है उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं परमानेंटली, ताकि वो 2-3 महीने तक वहाँ से मूव ना करे। उसकी वजह से जो हम मसले देखते हैं क्लिनिक पर, वो ये मसाइल देखने में आते हैं कि जब लोग शुरू में तो बहुत खुश हो जाते हैं पहले दूसरे हफ्ते के अंदर, लेकिन उसके बाद बाल आपका कमज़ोर होने लग जाता है, क्योंकि एक्सटेंशन का एक अपना वेट होता है, मतलब जो बाल लगे हुए होते हैं उनका अपना एक वेट होता है, और वो आपके जो हेयर हैं उसके को पुल दे रहा होता है, कंटिन्यूसली वो एक पुल दे रहा होता है। उस पुल की वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया वहाँ पर उस हिस्से के ऊपर हो सकता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया का मतलब ये है कि बाल मुसलसल खिंचने की वजह से वहाँ से बाल टूट जाता है, और टूट के वहाँ पे एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे पेशेंट को ऐसे लगता है, या जिस शख्स ने एक्सटेंशन करवाई होती है उसको ऐसे लगता है कि यहाँ से मेरे बाल झड़ गए हैं। तो एक तो ये बहुत रिकवर करना इसको ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोबारा बाल ग्रो करेगा और इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों को उसकी वजह से एलर्जीज़ भी हो जाती हैं, क्योंकि जो मटीरियल यूज़ करते हैं ग्लू के लिए वो हर एक को सूट नहीं करता, तो एलर्जिक रिएक्शंस बहुत से हो सकते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब क्विकली वो टोनर का भी पूछ रहे हैं कि हर डेली बेसिस पे टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? टोनर का इस्तेमाल डेली बेसिस पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है कि लोगों को पूरी नॉलेज नहीं होती है। प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रही होती है प्रोडक्ट्स की, तो इसलिए लोग जो है वो टोनर को जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा होता है, तो वो समझते हैं आप प्रैक्टिकल कर रही थी अभी हाइड्रा फेशियल के बारे में बता रही थी, हम चाहेंगे कि हम बाद में आपसे वो भी जाने, लेकिन एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, ये जो मोटे हो उनको पतला करने के लिए कोई क्रीम, या पतले लोगों को मोटा करने के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर है जैसे आप एक्ने खत्म करने का कह रही थी? फेस के लिए, पूरी बॉडी के लिए? पूरी बॉडी के लिए।
जी देखिए, उसके लिए तो हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हेल्दी लाइफस्टाइल हम स्किन के लिए भी कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत ही एक्सेसिवली वेट गेन हो गया तो उसके डेफिनेटली मेडिकल रेमेडीज हैं। ठीक है, हम आपके पास वापस आते हैं। आप जो हाइड्रा फेशियल कर रही हैं वो भी आप उसको प्रोसीजर को कंप्लीट करें। हम चाहेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं वो अपने नाज़रीन को दिखाएं। लेकिन जिस तरह आप ये बात कर रही थी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है, तो सेहत का भी एक मसला बहुत अहम है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो दुबलेपन का शिकार होते हैं। तो कैसे बचा जाए, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं कराची से। तो डॉक्टर ईसा साहब, आपको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपसे, बिल्कुल जी अल्लाह का शुक्र, इससे पहले कि हम आपसे मजीद सवाल करें, हमने अपने देखने वालों के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की है इसी दुबलेपन पर और मोटापे पर। वो पहले देख लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। दौरे हाजिर में मुश्किल लाइफस्टाइल के बायस लोग सेहत के मुतादिद मसाइल का शिकार होते हैं। आवाम की बहुत बड़ी तादाद अमूमी तौर पर मोटेपन और दुबलेपन की वजह से परेशानी का शिकार नजर आती है। आजकल के दौर में बढ़ा हुआ पेट एक अलमिया है जिसने हर मर्द और औरत को परेशान कर रखा है। मोटापा एक ऐसा मरज है जो खामोशी से किसी तकलीफ के बगैर हमलावर होता है और मरीज को उसका इल्म तब होता है जब उसकी शख्सियत मांद पड़ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक मोटे अफराद में हाई ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे और फॉलेज के खतरात बढ़ जाते हैं, जबकि उसके बरक्स दुबला पतला होना भी सेहतमंद होने की निशानी नहीं। आजकल जरूरत से ज्यादा दुबले अफराद अक्सर एहसास कमतरी का शिकार नजर आते हैं और अपना वजन बढ़ाने के लिए तरह तरह के तजुर्बात करते हैं, जिनसे बाज़-औक़ात खतरनाक नताइज का सामना भी करना पड़ता है। दुबलेपन के शिकार अफराद फेफड़ों के आरज़े, तपदिक, आंतों के इन्फेक्शन और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगर मोटापे या बिल्कुल दुबली सेहत से मुतालिक बर वक्त इक़दाम न किए जाएं, तो इंसान को कई मूज़ी अमराज जकड़ लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपने आप को मुतवाज़न और सेहतमंद रखने के लिए आखिर क्या किया जाए। अच्छा जी, आपने ये रिपोर्ट देखी और किस तरह आपकी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है, दुबलापन हो या फिर मोटापा हो। तो डॉक्टर साहब, हम चाह रहे हैं कि मोटापे पे जाने से पहले जरा दुबलेपन पर बात कर ली जाए कि जो लोग दुबले पतले होते हैं वो अपना वजन किस तरह बढ़ा सकते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो उनका लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट होता है, या ये कितना खतरनाक हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा दुबला होना। देखें, कुछ चीज़ें तो नेचुरली हमारी फैमिली से बिलोंग करती हैं कि अगर मेरे फादर, मेरी मदर अगर बहुत दुबली हैं तो ऑफ कोर्स बच्चा होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो डायग्नोज नहीं होती। अमूमन आप हॉस्पिटल से सारी रिपोर्ट कराएं, ये बीमारी डायग्नोज नहीं होती। ये बच्चों और बच्चियों में आजकल ख़ास पाई जाती है। हिकमत में इसके लिए अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, सपोज करें एक बच्चा है, माँ बाप उसको खिला रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा है, वो मोटा ही नहीं हो रहा है। बेटी को खिलाए जा रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं वो उसके जिस्म पे चढ़ ही नहीं रहा है, तो माँ बाप परेशान होते हैं। डॉक्टर डिफरेंट चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं लेकिन रूट को उसका पता नहीं चलता। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बच्चों में जिरियान यानी कि एक कतरों की शिकायत, जिसको जिरियान हिकमत में कहा जाता है। अच्छा, ये क्योंकि डायग्नोज नहीं हो रहा है, बच्चे का मूड चिड़चिड़ापन हो रहा है, खाना थोड़ा खाता है उसका पेट भर जाता है, ऐसे बच्चे पानी के चोर होते हैं। तकरीबन कैफियत लड़कियों की और लड़कों की एक जैसी होती है। कमर में, हड्डियों में दर्द का रहना। अब रूट कोज को जब तक आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही होती है, आप चाहे ताकत वाली जितनी भी दवाइयाँ खिलाएं। तो ऐसी सूरत में करना ये चाहिए अपने उनके पेरेंट्स को, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बेटी माँ से बात कर सके, बच्चा अपने बाप से बात कर सके। और इस बीमारी को अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो बहुत इजी होता है। मिसाल के तौर पर हमारी मेडिसिन बनती है, लेकिन घर में ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, इसगंध ले लें। इसगंध एक आम सी हर्ब्स है, और मूसली ले लें और सिंघाड़ा ले लें। ये तीन चीज़ें ले लें इक्वल क्वांटिटी में, थोड़ा सा मिश्री इसमें ऐड कर दें। 1 चमची सुबह शाम में बच्चों को दूध के साथ पिलाएं। 2-4 महीने में अल्लाह ताला ने चाहा तो ये बीमारी कवर हो जाती है। सेकेंडली, ये बच्चे अगर इसी बीमारी में मुसलसल रहे तो हमने कई लोगों को कन्वर्ट होते देखा है शिज़ोफ्रेनिया में। खुद से बातें करना, लोगों से अलग थलग रहना, तो एक नफ्सियाती असरात इसके ये भी आते हैं। इतना खतरनाक। अच्छा, फिर दूसरा ये होता है कि मोटे कैसे हों, तो चीज़ें
जी बिल्कुल इतना खतरनाक। अच्छा, फिर ये होता है कि मोटे होने के लिए बहुत सारे लोग प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो वक्ती तौर पे तो आपको फुला देंगी शायद, लेकिन उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा, मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ऐसे बच्चे हैं तो 1 गिलास दूध का लिया जाए, 2 खजूरें चॉप करके डाल दी जाए, 2 इंजीर चॉप करके डाल दिए जाए, तो ये अच्छा सा शेक बन जाता है। डेली बेसिस पर अपने बच्चे को पिलाएं। अच्छा, ऐसे बच्चों में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की भी कमी आ जाती है, तो उसके लिए भी देखें, दुनिया में एक बड़ा मशहूर ड्रिंक है ABC, यानी कि A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, जिसको आप चुकंदर कहते हैं, कैरेट, तीनों चीज़ों को मिक्स करें, आप अपने बच्चों को पिलाएं। आप बिलीव करें 6 महीने पिलाएं, बच्चा लगता है ज़रा सुर्ख और वो हो गया है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम ख़ास तौर पर मेडिसिन और मार्केट की दवाइयाँ तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी अल्लाह की नेमतें जो हमारे घरों में होती हैं, जो आम होती हैं। और दूसरा ये कि लाइफ स्टाइल जो है ना, मैं पतलापन तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये जो मोटापा जिस स्पीड से फैल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ साइलेंस किलर होते हैं ना, वो काम कर रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो जो मेरे एक्सपीरियंस में, मोटापे के लिए हम खुद यानी कि अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, खाकर तैयार कर रहे होते हैं, बीमारियों को हम जमा कर रहे होते हैं और अपनी फिर जमा पूंजी जाकर डॉक्टरों के पास खर्च कर रहे होते हैं। तो इसमें करना ये चाहिए, देखें अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, बगैर उस निज़ाम के अगर आप उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आप बीमार ज़रूर बनेंगे। बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है, सूरज निकलता है तो मैदे का निज़ाम कुछ और होता है, वो मांगता है कि अब आप मुझे दे दें, पत्थर भी दे दें, लकड़ियाँ भी दे दें तो मैं हजम कर दूं। हमारे पाकिस्तानी उसको चाय पापे दे रहे होते हैं मेजोरिटी में। तो सुबह का नाश्ता जो अच्छा करना चाहिए था उसके पे आप ले नहीं रहे हैं, और रात में खाना सूरज डूबने के बाद 80% आपका मैदा ही काम नहीं करता, उस वक्त हम कढ़ाई पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। साइलेंट किलर से बचने के लिए एग्जैक्टली सुबह सबसे पहले एक बेहतरीन आपका नाश्ता होना चाहिए। दोपहर में कोशिश करें, आपके खाने के भी ऊपर पैसे स्पेंड होते हैं, वो कन्वर्ट कर दें आप मौसम के फल के ऊपर। थोड़ा सा फल ले लें, एक दाना लेकर, दोपहर में एक अच्छा सा फल, एक अच्छा सा सैलेड इस्तेमाल करें। रात की रोटी, 1 रोटी से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करें। और देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात के खाने के बाद 40 कदम चलें। ठीक है, हम बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन रात को जब आप खाना खाकर रिमोट पकड़कर आप टीवी के सामने बैठ जाते, उसके बाद आप सो जाते, तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, चाहे अपने कमरे में, चाहे अपने सहन में 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करें। और खाने के ऊपर पानी पीना पॉइजन है। खाने के ऊपर जो पानी पीता है उसका बेली बाहर आना लाजिम है, उसके थाए बाहर आना लाजिम है। तो इसलिए हमें सिंपल अपनी जो लाइफ है, और फिर खाने पीने के जो मामला आते हैं उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो इस बीमारियों को बढ़ाने में, जैसे मिसाल के तौर पर आप वाइट आटा ले लें, जो मार्केट में लोग नान खा रहे होते हैं, इसमें इतना ग्लूटेन होता है कि इसको मैदा ही हजम नहीं करता। वाइट शुगर पॉइजन है, आप गुड़ ले लें, मतलब आप जो और मीठा शहद इस तरह की चीजें आप लेना चाह रहे हैं, अच्छा, आप ये खाएं, यानी कि जितना आप नेचर के करीब जाते हैं तो उससे कई बीमारियां, मोटेपन से आप जो ग्लूटेन का आपने जिक्र किया है, अब मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी खाने पीने की बेकरी आइटम से लेकर उसमें ये शामिल है, नहीं वो ग्लूटेन फ्री कर रहे हैं उसको, जो मतलब ग्लूटेन फ्री की तरफ जा रहे हैं आप हर चीज में। तो ये इसका कितना इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट बॉडी पे? देखिए, अच्छा इम्पैक्ट इतना नहीं होता जो आपका गंदम है उसमें ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक तो यूरिया का इस्तेमाल होता है, आपको पता है, ऑर्गेनिक हमारे यहाँ है नहीं। बदनसीबी से हमारे मुल्क में ऑर्गेनिक ही होती थी सारी चीज़ें, अब वो बाहर वालों ने हमें यूरिया सिखा दिया, बाहर दुनिया में ये बंद हो रहा है, लेकिन हम आज भी खा रहे हैं। तो आप जो गंदम खाते हैं, गंदम में एक हिस्सा होता है, आप ज़रूर लें, लेकिन जब गंदम से सूजी निकाल दी जाए, मैदा निकाल दिया जाए, तो अब मार्केट में क्योंकि ये फूले हुए जो नान मिलते हैं, आपको पता है इसमें ग्लूटेन का रेशो बहुत ज़्यादा है, तो आप घर की रोटी खाएं, लाल गंदम, चक्की वाली गंदम का इस्तेमाल करें। और एक लिमिट होनी चाहिए, मतलब ये है कि आप 4-4 उठकर पराठे खाएंगे और आप निहारियाँ भी, कढ़ाइयाँ भी खाएंगे, और उसकी कोई टाइम टेबल नहीं होगा। आप बिलीव करें, अगर जो माँ बाप सुन रहे हैं, स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ, नहीं वो मैं इसलिए करूंगा, देखिए हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जी आप पढ़ें लिखें और फिर जवानी में आप सेविंग करें। अच्छा भाई, जवानी सेविंग किस लिए करें कि बुढ़ापे में काम आएगी। एज अ डॉक्टर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बुढ़ापे में वो सेविंग आपके काम नहीं आ रही, हम डॉक्टरों के काम आ रही है, क्योंकि आप इतनी बीमारियां पैदा कर चुके होते हैं। तो कोशिश करें कि जवानी में अपनी जवानी की सेविंग करें, आप अच्छा खाएं,
वो पैसे आप अपने फ्रूट पे लगाएं और किचन में पाबंदी लगा दें घर के अंदर कि 6 चीजें आपके किचन में नहीं आनी चाहिए। एक, आपके घर में जो तेल इस्तेमाल होता है, जो घी इस्तेमाल होता है, आप बिलीव करें इसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो आप काम जाएंगे। बड़ी बुजुर्ग जमाने में बनाते थे राई का तेल, सरसों का तेल। आप पाकिस्तान में लाइफ स्टाइल देखें, सेहतमंद जो वर्ल्ड रिपोर्ट जो पाकिस्तान के बारे में आ रही है, वो आ रही है कि अगर सेहतमंद बंदा जिंदा रहेगा तो 66 इस वक्त एवरेज है। ये 2018 की लास्ट की रिपोर्ट है। यार 66 कोई लाइफ है? दुनिया में गरीब ममालिक ऐसे हैं जहां पर 85 का रेशो जा रहा है। 25 साल हम पहले मर जाते हैं सेहतमंद होने के बाद, और बीमारी वाले का तो पता ही नहीं। तो इसलिए किचन में व्हाइट शुगर का इस्तेमाल थोड़ा सा बंद कर दें। तो ये जो चिकन आ रही है फार्मी, उसकी जगह देसी का इस्तेमाल करें। आप अपने घर में से राई, सरसों, कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल करें। यानी कि कुछ चीजें तो हम कर सकते हैं कम से कम अपने बच्चों को सेव करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो, क्योंकि हम डॉक्टर अर्मिला को भी साथ साथ दिखा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल कर रही हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम डाइटिंग करते हैं, मोटापा ज्यादा हो जाए, और खवातीन में बहुत ज्यादा ये होता है कि कुछ खवातीन तो डॉक्टर साहब इतनी हद से ज्यादा डाइटिंग में चली जाती है ना, वो ये कहती है कि नहीं बस हमारा वेट ना बढ़े, बहुत ज्यादा वो वेट कॉन्शियस होती है। लेकिन हद से ज्यादा, यस जी, मैं यही सवाल कर रही हूँ कि हद से ज्यादा डाइटिंग कितनी नुकसानदेह हो सकती है? तो डाइटिंग अगर नहीं करते हैं, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगा शायद तुम ये सवाल देखें। मैं एक चीज, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। एक हमारी बहन, हमारी पेशेंट थी, क्रश डाइट, इतनी क्रश डाइट करके उसने वजन तो बहुत अच्छा खासा कम कर लिया। अब वजन को कम कर लिया, एक और नुकसान पैदा कर लिया जिसके ऊपर अपने हजारों रुपए लगा रही हैं। स्किन पर झुर्रियां आ गई, हाथ के स्किन लटक रही है, स्किन ढीली हो गई। भाई, मोटापा कम करने में किसने कहा कि आप क्रश जो है ना, इस तरह का आप सब कुछ छोड़ दें? आप खाएं, लेकिन उन चीज़ों को अवॉइड कर दें। मिसाल के तौर पर अगर कोई चाहता है कि उसका बेली, थाई कम हो जाए, उसका वजन कम हो जाए, आप सुबह में अच्छा सा नाश्ता लें। आप लाइट लेना चाह रहे हैं, एक दो अंडे बॉयल कर लें। आप चाह रहे हैं दलिया खाना, दलिया खा लें। आप चाह रहे हैं सैलेड फ्रूट खाना, खा लें। आप दोपहर में आप लाइट खाना खाएं, रात की रोटी कम कर दें। और एक चीज़ और बता दूं जिसमें दवाई की शायद ज़रूरत नहीं हो, आप हर खाने के बाद, जैसे हर खाने के बाद पानी पीना सुन्नत नहीं है, तो हम कम से कम 1 घंटा कहते हैं अवॉइड करें। 1 घंटे के बाद जो पहला पानी इस्तेमाल करें उसको चाय की तरह गर्म करें। यानी कि आपने सुबह 1 गिलास खाने के 1 घंटे बाद गर्म लिया, दोपहर में 1 गिलास आपने गर्म लिया, रात में आपने 1 गिलास गर्म लिया। ये 2.5 से 3 किलो वजन आपका कम करता है, और आपका जो ये LDL बढ़ा हुआ होता है बॉडी के अंदर, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल करते हैं, इसको डिटॉक्स करता है। तो एक तो ये भी करेगा। फिर आपके घर में दालचीनी होती है, बड़ी काम की चीज़ है। आप 2 गिलास पानी के उठाएं, 1 चाय की चमची दालचीनी, इसको थोड़ा सा पकाएं रात के टाइम पे। इसको पकाने के बाद आप 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसको आप चूल्हा बंद करके 2 गिलास में डिवाइड कर लें। अच्छा, 2 गिलास में डिवाइड करने के बाद 1 गिलास तो आप रात को ले लें, उसमें 1 टीस्पून हनी डाल दें, शहद डाल दें। और 1 गिलास जो बचा के रखा था आपने, वो सुबह जब उठें अल्लाह ताला का नाम लेकर उसमें भी शहद मिलाएं, आप पिएं। लेकिन जहन में रखिएगा, शहद प्योर होना चाहिए। ये भी एक अलमिया है हमारे मुल्क में कि शहद प्योर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो शहद प्योर होना चाहिए। नहीं तो हमारी बहनें सुबह को गर्म पानी में जो है शहद और नींबू मिलाते हैं। अब मैं ये सब दालचीनी का आप कह रहे हैं, गर्म पानी का, तो नॉर्मली हमारे घरों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीजें गर्म होती हैं, स्टमक खराब करती हैं, फिर उससे स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, देखें, मैंने कहा ना, जहाँ प्योरिटी है, दालचीनी तो सदियों से इस्तेमाल हो रही है, इसकी कोई तारीख इतनी लंबी है, हमें तो शायद आज पता चला है, लेकिन दालचीनी सदियों से हिकमत में इस्तेमाल होती है। हर चीज़ की ज्यादती खराब होती है। 1 चाय की चमची आपने 2 गिलास पानी में डाला है, अगर किसी को सूट नहीं करती वो एक अलग मामला है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, शहद जो है गर्म पानी में जब मिला दिया जाता है तो उसकी जो प्रोटीन है शहद की, वो मर जाती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट भी नहीं है लोगों को कि शहद गर्म पानी में नहीं, सादे पानी में मिलाया जाता है। और अगर आपने वो पानी गर्म किया भी है तो उसको फिर ठंडा होने दें और फिर उसमें शहद मिलाएं। डॉक्टर साहब, हम जरा इस्लामाबाद जा रहे हैं डॉक्टर उर्मिला के पास। और डॉक्टर साहिबा, हम चाहेंगे कि आपने ये जो हाइड्रा फेशियल जी, तो इसके बाद हम चाहेंगे कि वो स्किन आप हमें दिखाएं प्रैक्टिकली। यस, हाँ, कि क्या फर्क पड़ा है उससे स्किन को?
अभी आप इनको देख रहे हैं राइट जी, नाउ जी, पेशेंट जी। नजर आ गया। इनके फेस पे हमने सिर्फ ये सेलाइन जो होता है जस्ट लाइक हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह का पानी मौजूद होता है, सेलाइन वैसा पानी होता है, नमक वाला पानी होता है, स्टरलाइज्ड होता है। हमने उसको थोड़ा सा बैंडेज में डिप करके जो स्टरलाइज्ड गॉजेज होते हैं थोड़ी देर के लिए इनके फेस पे रखा हुआ था ताकि सूदिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोई रेडनेस नहीं हुई हुई है इनके चेहरे के ऊपर। तमाम ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव हो चुके हुए हैं और हमने हल्का सा इनको एक और ट्रीटमेंट भी किया है जो प्रॉब्ली शायद आपने देखा होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इनके स्कार्स थे चेहरे पे बहुत ज़्यादा, हाइड्रोफेशियल करके तमाम वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स रिमूव कर लिए, डेड लेयर रिमूव कर लिए। और ये डर्मा रोलर है जो कि बहुत एक सिंपल सा टूल है। इस पे छोटे आप देखेंगे कि नीडल्स बनी हुई हैं, उसके साथ इनकी स्किन की हीलिंग होगी। ये जितने भी स्कार्स बने हुए हैं उसमें हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा हमने डर्मा रोलर करके ऊपर हमने एक सीरम अप्लाई कर दिया। इसके अलावा मैं क्योंकि एक्नी स्कार एक बहुत कॉमन सा एक मसला है और बहुत लोग परेशान होते हैं एक कि प्रोसीजर acne के ठीक बाद हो गई है, दूसरे लेकिन पे अब शिफ्ट scars- हो सकते हैं फौरन, या इसके लिए कोई बीच में चाहिए होता है कि आप गैप लें कुछ दिनों का? नहीं, आप क्योंकि हाइड्रोफेशियल बहुत सिंपल प्रोसीजर है, उसके साथ आप माइल्ड सा डर्मा रोलर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने ये भी हम लोगों ने किया है। देयर इज अनदर ट्रीटमेंट जो कि डर्मा रोलर से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने वो खवातीन जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, स्कार्स का है, पिगमेंटेशन का है, उसके लिए आपने आज का ये जो हमारा सेशन था बहुत फायदेमंद रहा। और इंशाल्लाह हम दोबारा भी बिल्कुल जहमत देंगे ताकि मजीद सवालात भी किए जा सके। बिल्कुल, तो आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ईसा हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जो है वो सेहत से मुतालिक, बहुत ज़्यादा दुबले होने से मुतालिक या मोटापे से मुतालिक भी उनसे हमने मुख्तलिफ सवालात और बड़ी खूबसूरत टिप्स उन्होंने दी कि हमें अपने लिविंग स्टाइल में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें रिमूव करनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। बिल्कुल, और टिप्स भी दिए उन्होंने, थोड़े टोटके भी दे दिए हैं और हम थोड़ा उनमें से मैं तो सोच रही हूँ एक दालचीनी वाला जरूर ट्राई करूंगी। मुझे पहले ही पता था। मैंने इसीलिए सवाल किया था। शहद मैं कहता था गर्म पानी में शहद नहीं डालते, आज डॉक्टर साहब ने कह दिया ना, अब मान लेना है, अब मानना है उस चीज को। ठीक है, अच्छा जी, दोनों डॉक्टर्स का हमने शुक्रिया कहते हैं इनको, और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी इस हवाले से सेगमेंट्स किए जाएं और आपको ज़रूर हम दोबारा भी जहमत देंगे। लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। अभी हम ब्रेक पर ही जा रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत से सरप्राइजेस। हो सकता है हम किसी मशहूर पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएं, कुछ सोशल मीडिया की खबरें भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ होगा। बता तो दिया सारा। नाम नहीं अभी बताया। तो ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब भी कायदे आजम के दरीना साथियों का जिक्र होगा तो सरदार अब्दुल रब नश्तर को जरूर याद किया जाएगा। सरदार अब्दुल रब नश्तर तहरीके पाकिस्तान के अदना सिपाही थे। 1899 को पेशावर के काकड़ खानदान में आंख खोली। जवानी में शेरो शायरी का शौक हुआ तो नाम में नश्तर का इजाफा हो गया। 1932 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। तहरीके पाकिस्तान में अपना भरपूर हिस्सा डाला। 1946 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो कायद अपने जिन 3 साथियों को लेकर शिमला गए उनमें एक सरदार अब्दुल रब नश्तर भी थे। 14 अगस्त 1947 की अहम कौमी तकरीब के इंतजामात के लिए कायदे आजम ने अब्दुल रब नश्तर का इंतखाब किया। आपको वजीर मवासलात मुकर्रर किया गया। 1950 पंजाब में सरफ्रांस मूडी की सबकदोशी के बाद जनाब वजीर आजम पाकिस्तान लियाकत अली खान ने गवर्नर के लिए आपका इंतखाब किया। सरदार साहब का ये एजाज था कि वो पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर थे। 1954 में उन्होंने मुस्लिम लीग सदारत संभाली और मुस्लिम लीग को मुस्तहकम करने में किरदार अदा किया। आखिरकार तहरीके पाकिस्तान के ये जाबाज कायदे आजम के सच्चे दोस्त और सिपाही 14 फरवरी 1958 को खालिक हकीकी से जा मिले। मोहतरमा फातिमा जिना के कहने पर उन्हें मज़ार कायद के अहाते में दफन किया गया। तो जनाब कायदे आज़म के ये सच्चे दोस्त और सिपाही जो कि 14 फरवरी 1958 को खालिक हकीकी से जा मिले,
तो आज इनकी बरसी है। जब जब कायदे आज़म का नाम आएगा तो सरदार अब्दुल रब निश्तर को ज़रूर याद किया जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि फिर बाद में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कहने पर उन्हें मज़ार जो कायदे आज़म है उसी के अहाते में इनको जो है वो दफन किया गया। बिल्कुल, जैसे आपने खुद जिक्र कर दिया, करीबी साथी और बहुत सारे उनके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बड़े करीबी इवेंट्स भी रहे हैं। उनकी तफसील में जाएंगे तो बड़ी लंबी होगी। बहरहाल उनकी बरसी, और ऐसे लोग हमेशा जिंदा रहेंगे जो आज़ादी की किसी भी तहरीक में शामिल रहे, जो आज़ादी के मुजाहिदों की किसी भी तहरीक में शामिल रहे। मेरे ख्याल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और अभी वक्त हुआ जाता है स्पेशल गेस्ट। ओके फाइन, मैं खामोश हूँ, कोई तमहीद नहीं बांधूंगा मैं, ठीक है। कोई मेरे से खुद इंतजार नहीं हो रहा, मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ इस शख्सियत का, लेकिन अच्छा हम फिर इंतजार करवा रहे हैं व्यूअर्स को। हमारे साथ हैं जनाब साईं ज़हूर साहब। और साईं ज़हूर जो कि आलमी सूफी मेला शुरू हुआ था तो बहुत से ऐसे सिंगर्स थे जिन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। उनमें जो सबसे उभर कर नाम सामने आया वो साईं ज़हूर का नाम है। और सूफी कलाम हो या फिर उनका एक स्पेशलिटी क्या है? जी हाँ, जनूबी पंजाब के सूफी शायरों के कलाम को जब उन्होंने एक तारा की धुनों में डाला तो डेफिनेट हम जैसे और बड़े लोग उनके फ़ैन हो गए। और जब वो ये सूफी कलाम पढ़ते हैं तो बहुत से लोग, जहाँ से उनकी फ़ैन्स फॉलोइंग का सिलसिला भी शुरू हुआ, बहुत से लोग उनको अब शौक़ से सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आपको उनके पास लेकर जाएं, उनका कलाम सुनवाएं, ब्रेक का वक्त बचा दें। फिर इंतजार है जी। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। मिट्टी दा पुत बनया होया है, अल्लाह दी जात ने बनाया है, अनपढ़ दी शहरी है। तो पेश कर रहे हैं जनाब दे या रब सिफता तेरिया ते तेरा ना आया, मिट्टी दा कलबोत यारो है अल्लाह पाक बनाया। अर्शा तू बेजी जिंदगी ते रूवे बोते चिटकाया, वेख हंडेरी कोठड़ी तेरू क्यों पछोताया। वादा किया कि एक बारी बढ़ जा फिर मैं तेन जिंदा कर दे सा। रूआ हुण क्यों पछोता मनायो, रूआ हुण क्यों पछोता हैया वेला वक्त वे आया। ते लिखे आए वो मिट्टी दे अबावे जावे, मिट्टी बिच जाना आए, मिट्टी दे अबावे जावे, मिट्टी बिच जाना। सोने मेरे रब नू की मुँह दिखाना, मिट्टी दे अबावे जावे, मिट्टी बिच जाना। ना करे बंदिया मेरी जद मेरी ओ
हाय ना करे बंदिया मेरी जद मेरी एक दिन होना है ओ मिट्टी वाली तेरी एक दिन होना ही ओ मिट्टी वाली तेरी अल्लाह तेरे रसूल नू की मुँह दिखावेंगा मिट्टी दे अबाव जावे मिट्टी बेचे जावेंगा ओ मिट्टी दे अबाव जावे मिट्टी बेचे जावेंगा। आ दुनिया दुनिया ते हो जदे तुम्ही मशहूर वे आ दुनिया ते झूठियां ने आकड़ा झूठे तेरे मानवे एक दिन छड़ जाना दुनिया जहान वे एक दिन छड़ जाना ही दुनिया जहान वे आखिर दे वेले तू ता बड़ा पछतावेंगा मिट्टी दे अबाव जावे मिट्टी बेचे जावेंगा ओ मिट्टी दे अबाव जावे मिट्टी बेचे जावेंगा। हाय सोने मेरे रब नू की मुँह दिखावेंगा मिट्टी दे अबाव जावे मिट्टी बेचे जावेंगा। होना ही मिट्टी वाली तेरी एक दिन होना ही ओ मिट्टी वाली तेरी सोने मेरे रब नू की मुँह दिखावेंगा मिट्टी दे अबाव जावे मिट्टी बेचे जावेंगा वो मिट्टी दे अबाव जावे मिट्टी बेचे जावेंगा। वाह खूबसूरत 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 औखे पहनदे लम्मिया ने रावा इश्क दियाँ ये फरमाइश हमारी भी हमारे देखने वालों की भी और हम चाहेंगे अपने इश्क का सफर हमारे साथ भी शेयर करें। सतमा
दर्द जिगर सखत सजावां इश्क दियां औखे पैंदे लम्मियां ने रावां इश्क दियां दर्द जिगर सखत सजावां इश्क दियां अल्लाह सरे बाजार चावे इश्क नचा छड़दा एक अख न छड़े ओ देख वफावां इश्क दियां औखे पेंडे लम्मियां रावां इश्क दियां अल्लाह मस्ती यार मिटा देवे अगे इश्क दी दिल थी दुई जला देवे ऐन बुल्ले वांग नचावन तारा इश्क दियां औखे पंडे लम्मियां रावां इश्क दियां अल्लाह खूबसूरत 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 माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू बहुत शुक्रिया। मैं मैं जाना चाह रहा हूँ उधर, ज़रा कैम से कह रहा हूँ ज़रा मुझे फॉलो कर लें मैं, क्योंकि उनसे जी भाई कैसे हैं? ठीक है आप? खैरियत से? कर्म सब ठीक है, सब खैरियत है जी। मैं बड़ी खुशी है हमें कि आप यहाँ पर आए हैं हमारे पास। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हमारे देखने वाले उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आपसे मिलें। जी सो बिस्मिल्लाह सरकार। हमारे देखने वालों को थोड़ा बताएं कि कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र और किस तरह आप टीवी तक पहुंचे, किस तरह फिर आपने जो सुफियाना वो हुई थी उसमें किस तरह जो है वो आपने चैलेंजेस का सामना किया। शाह हुसैन दे उर्स से आया
ਵੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਹ ਤੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕਰ ਬੁੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖਾਕ ਜੇਰੀ। ਵਾਹ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਤੋਲਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੋਲਦਾ। ਵਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲਦਾਰ ਭੱਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੰਪੇਜ਼ਰ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਸਾਈਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਿਲੀ। खैर मैं बीवी पाक दामना ते गया, जाके सलाम किया, निकलिया अगे वो टीवी वाला गेट आ। दिल ही सोचा कि चिट्ठी जी है, पता नहीं पढ़ावा तो सही। अगे आप ही गड्डी दे कोल खलोता, मैनू नहीं पता कि यो ही बंदा है। सही। मैं उसनू चिट्ठी पढ़ाई, महा जी मैं एक आदमी ने चिट्ठी दी ते दसना की लिखिया। बातें बहुत सारी हैं, हम बाद में सुनते रहेंगे। अभी वक्त खत्म हो गया हमारे पास और हम तो यकीनन बहुत सारी बातें सुनकर जाएंगे। साईं ज़हूर हमारे साथ। नई सुबह के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान से दुआ और जमील को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।